दोस्तों, पुस्तक का नाम है सोचिए और अमीर बनिए। इसका लेसन चल रहा है छठी इंद्रिय, इसका भाग नंबर 2। हेडिंग: स्वतः सुझाव के माध्यम से चरित्र निर्माण। मनोविज्ञान का एक तत्पर छात्र होने के नाते जाहिर है मैं जानता हूँ कि सभी मनुष्य आज जो कुछ बन गए हैं वे अपने प्रभावी विचारों और इच्छाओं की वजह से बने हैं। मुझे पता है कि हर गहरी बैठी हुई इच्छा एक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की तलाश करने के लिए प्रेरित करती है, जिसके माध्यम से इच्छा को हकीकत में परिणत किया जा सकता है। मुझे पता था कि चरित्र निर्माण में आत्म सुझाव एक शक्तिशाली कारक है कि यह असल में वह एकमात्र सिद्धांत है जिसके माध्यम से चरित्र निर्माण होता है। मस्तिष्क संचालन के सिद्धांतों के इस ज्ञान के साथ मेरे चरित्र के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक उपकरणों के साथ मैं काफ़ी अच्छी तरह से हथियारबंद था। इन काल्पनिक परिषद की बैठकों में मैं ज्ञान के लिए अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों से भी मुलाकात करता था। मैं प्रत्येक से योगदान करने की कामना रखता था। श्रव्य शब्दों में प्रत्येक सदस्य को अपने आप निम्नलिखित के अनुसार संबोधित करता था। श्रीमान इमर्सन, मैं आपसे प्रकृति की अद्भुत समझ प्राप्त करने की इच्छा रखता हूँ, जिसने आपके जीवन को प्रतिष्ठित किया है। मैं कहता हूँ कि आपने मेरे अवचेतन मन पर अपने कुछ गुणों का एक प्रभाव छोड़ा है, जो आपको प्रकृति के नियमों को समझने और स्वयं को उसके अनुकूल बनाने में सक्षम बनाती है। मैं कहता हूँ कि इस प्रयोजन से जो भी ज्ञान के स्रोत उपलब्ध हैं, उन तक पहुँचने और आहरित करने में आपने मेरी सहायता की है। श्रीमान बर्बैंक, मैं अनुरोध करता हूँ कि आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जो आपको प्रकृति के नियमों को इतना अनुरूप करने में सक्षम बनाता है कि आप नागफनी को अपने कांटे त्यागने और एक खाद्य पदार्थ बन जाने को विवश कर देते हैं। मुझे उस ज्ञान की पहुँच प्रदान करें जो आपको घास की 2 पत्तियाँ उगाने में सक्षम बनाता है, लेकिन जहाँ एक पहले उगती है और आपके लिए अकेले सफलतापूर्वक लिली के मुलम्मे में आपको फूलों के रंगों का अधिक भव्यता और सद्भाव के साथ मिश्रण करने में मदद करती है। नेपोलियन मनुष्यों को उन्हें बड़ी और अत्यधिक दृढ़ संकल्पित कार्रवाई की भावना के प्रति प्रेरित करने और जागृत करने की आपकी जो अद्भुत क्षमता है, उसे अनुकरण से प्राप्त करने की मेरी आपसे इच्छा है। इसके अलावा स्थायी विश्वास की भावना का अधिग्रहण करने के लिए जो आपको हार को जीत में बदलने और अचानक उपस्थित होने वाली बाधाओं से जूझने में सक्षम बनाती है। भाग्य के सम्राट, अवसर के राजा, नियति के यार, मैं तुम्हें सलाम करता हूँ। श्रीमान पेन, मैं आपसे विचार की स्वतंत्रता, साहस और स्पष्टता प्राप्त करने की इच्छा रखता हूँ, जिसके साथ प्रतिबद्धता व्यक्त की जाती है, जो आपको इतना प्रतिष्ठित बनाती है। श्रीमान डार्विन, मैं आपसे अद्भुत धैर्य और पूर्वाग्रह या पक्षपात के बिना कारण और प्रभाव का अध्ययन करने की क्षमता प्राप्त करना चाहता हूँ। आपके द्वारा प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में पर्याप्त रूप से प्रस्तुत एक उदाहरण। श्रीमान लिंकन, आपकी न्याय की गहरी समझ, धैर्य की अथक भावना, हास्य का बोध, मानव की समझ और सहिष्णुता जो आपकी विशिष्ट विशेषताएं थी, मैं उनसे अपने चरित्र का निर्माण करने की इच्छा रखता हूँ। श्रीमान कार्नेगी, मैं एक जीवन कर्म की अपनी पसंद के लिए आपका पहले से ही आभारी हूँ, जिसने मुझे अपार खुशी और मन की शांति प्रदान की है। मैं संगठित प्रयास के सिद्धांतों की पूरी समझ प्राप्त करना चाहता हूँ, जिसे आपने एक महान औद्योगिक उद्यम के निर्माण में बहुत प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया। श्रीमान फोर्ड, आप मनुष्यों के बीच सबसे अधिक सहयोगी रहे हैं, जिन्होंने मेरे काम के लिए आवश्यक सामग्री के अधिकांश की आपूर्ति की है। मैं आपकी अटलता, दृढ़ संकल्प, शिष्टता और आत्मविश्वास की भावना प्राप्त करना चाहता हूँ, जिसने आपको गरीबी, संगठन, एकजुटता और मानव प्रयास को आसान बनाने में विशेषज्ञता हासिल करने में सक्षम बनाया है, जिससे मैं आपके
नक्शे कदम पर चलने में दूसरों की मदद कर सकता हूँ। श्रीमान एडिसन, मैंने आपको अपनी दाहिनी तरफ अपने सबसे निकट बैठाया है क्योंकि सफलता और विफलता के कारणों पर मेरे शोध के दौरान आपने मुझे अपना व्यक्तिगत सहयोग दिया है। मैं आपसे आस्था की अद्भुत भावना जिसके साथ आपने प्रकृति के इतने रहस्यों का पर्दाफाश किया है, निरंतर परिश्रम की भावना जिसके साथ आपने इतनी बार हार से जीत छीन ली है, प्राप्त करना चाहता हूँ। काल्पनिक मंत्रिमंडल के सदस्यों को संबोधित करने का मेरा तरीका चरित्र के लक्षण के अनुसार, जिसमें मैं उस तत्काल समय में सबसे अधिक दिलचस्पी प्राप्त करता था, अलग अलग होता था। मैंने श्रम साध्य देखभाल के साथ उनके जीवन के अभिलेखों का अध्ययन किया। रात की इस प्रक्रिया के कुछ महीनों बाद मैं इस खोज से चकित था कि ये काल्पनिक आकृतियाँ जाहिरा तौर पर वास्तविक बन गईं। इन 9 लोगों में से प्रत्येक ने व्यक्तिगत विशेषताएं विकसित की जिसने मुझे हैरान कर दिया। उदाहरण के लिए, लिंकन ने हमेशा देर से आने, उसके बाद औपचारिक परेड में घूमते रहने की आदत विकसित की है। जब वे आए, अपने हाथ पीछे बांधे हुए बहुत धीरे धीरे टहलते रहे और एक बार जब पास से गुजर रहे थे तो रुक गए और क्षण भर के लिए अपने हाथों को मेरे कंधे पर रखा। वे अपने चेहरे पर हमेशा गंभीरता की अभिव्यक्ति ओढ़े रहते थे। मैंने उन्हें मुस्कुराते हुए शायद ही कभी देखा था। एक पृथकृत राष्ट्र की परवाह ने उन्हें कब्र बना दिया था। यह अन्य लोगों का सच नहीं था। बर्बैंक और पेन अक्सर मजाकिया हाजिर जवाबी में लिप्त रहते, जो समय समय पर मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों को झटका देता हुआ सा लगता है। एक रात पेन ने सुझाव दिया कि मैं औचित्य का युग पर एक व्याख्यान तैयार करूं और एक चर्च के मंच से, जिसमें मैंने पहले भाग लिया था, इसे संबोधित करूं। मेज के चारों ओर बैठे लोग इस सुझाव पर दिल खोलकर हंस रहे थे, लेकिन नेपोलियन नहीं। उन्होंने अपने मुंह के कानों को इतनी जोर से खींचा और चीखे कि सभी लोग उनकी तरफ घूम पड़े और उन्हें विस्मय के साथ देखने लगे। उनके लिए चर्च राज्य का एक मोहरा मात्र था जिसमें सुधार नहीं किया जा सकता है, लेकिन लोगों द्वारा सामूहिक गतिविधि के एक सुविधाजनक उत्तेजक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक अवसर पर बर्बैंक को देर हो गई थी। जब वे आए तो उत्साह से भरे हुए थे और समझाया कि उन्हें देर इसलिए हो गई थी क्योंकि वे एक प्रयोग कर रहे थे जिसके माध्यम से वे सेब के पेड़ को किसी भी प्रकार से उगाने में सक्षम होने की आशा कर रहे थे। पेन ने उसकी हंसी उड़ाते हुए याद दिलाया था कि यह एक सेब ही था जिसने आदमी और औरत के बीच सभी मुसीबतें शुरू की थी। डार्विन दिल ही दिल में मुस्कराए, जैसा कि उन्होंने सुझाव दिया कि पेन जब सेब इकट्ठा करने वन में जाएं, उन्हें सपोलों को देखना चाहिए, जैसा कि उनकी सभी सांपों के भीतर बढ़ने की आदत होती है। इमर्सन ने देखा, सर्प नहीं, सेब नहीं, और नेपोलियन ने टिप्पणी की, सेब नहीं, राज्य नहीं। लिंकन ने खुद में हर बैठक के बाद मेज से उठने वाले अंतिम व्यक्ति होने की आदत विकसित की हुई है। एक अवसर पर वे मेज के छोर के पार झुके हुए थे, उनकी बाहें मुड़ी हुई थी और कई मिनट तक उस स्थिति में बने रहे। मैंने उन्हें परेशान करने का कोई प्रयास नहीं किया। अंत में उन्होंने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया, उठे और दरवाजे पर गए, फिर घूम पड़े, वापस आए और अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और कहा, मेरे बच्चे, जीवन में अपने उद्देश्य को पूरा करने में यदि आप दृढ़ रहते हैं तो आपको बहुत साहस की आवश्यकता होगी, लेकिन याद रखें, जब कठिनाइयाँ आपसे आगे निकल जाती हैं तब आप लोगों को सामान्य ज्ञान होता है। विपरीत परिस्थिति इसका विकास करेगी। एक शाम एडिसन सभी दूसरों से पहले आ गए। वे पास आए और मेरे बाएं तरफ बैठ गए जहां इमर्सन बैठा करते थे और कहा, जीवन के रहस्य की खोज देखना आपकी किस्मत में है।
जब समय आएगा आप देखेंगे कि जीवन में ऊर्जा या संस्थाओं की बड़ी जमघट लगी हुई है। प्रत्येक उतना ही बुद्धिमान है जितना मनुष्य खुद के होने के लिए सोचता है। जीवन की ये इकाइयाँ मधुमक्खियों के छत्ते की तरह एक साथ समूहबद्ध होती हैं और सामंजस्य की कमी के द्वारा उनके बिखर जाने तक एक साथ बनी रहती हैं। इन इकाइयों में मनुष्यों के समान ही राय में मतभेद होते हैं और अक्सर आपस में लड़ते रहते हैं। ये बैठकें जिन्हें आप आयोजित कर रहे हैं आपके लिए बहुत उपयोगी होंगी। वे आपके बचाव के लिए जीवन की उन्हीं इकाइयों में से कुछ लाएंगे जिसने आपके मंत्रिमंडल के सदस्यों की उनके जीवन के दौरान सेवा की थी। ये इकाइयाँ अनंत हैं, वे अमर हैं। आपके खुद के विचार और इच्छाएं चुंबक के रूप में कार्य करते हैं जो वहाँ से बाहर जीवन के महान महासागर से जीवन की इकाइयों को आकर्षित करते हैं। केवल अनुकूल इकाइयाँ आकर्षित होती हैं, वे जो आपकी इच्छाओं की प्रकृति के साथ मेल खाती हैं। मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों ने कमरे में प्रवेश करना शुरू किया। एडिसन उठे और अपनी सीट के चारों ओर धीरे धीरे चहलकदमी करने लगे। जब यह हुआ एडिसन अभी भी जी रहे थे। इसने मुझे इतना अधिक प्रभावित किया कि मैं उनसे मिलने चला गया था और उन्हें इस अनुभव के बारे में बताया। वे मोटे तौर पर मुस्कुराए और कहा, आपका सपना उससे कहीं अधिक एक वास्तविकता था जितना इसके विपरीत जितना इसके वास्तविक होने के बारे में आप सोच सकते हैं। उन्होंने अपने बयान में आगे कोई स्पष्टीकरण नहीं जोड़ा। ये बैठकें इतनी यथार्थपरक बन गई कि मुझे उनके परिणामों का डर लगने लग गया और कई महीनों तक मैंने उन्हें बंद कर दिया। ये अनुभव इतने अलौकिक थे कि मैं डर गया था कि यदि मैंने उन्हें जारी रखा तो मुझे यह तथ्य दिखाई देना बंद हो जाएगा कि ये बैठकें विशुद्ध रूप से मेरे काल्पनिक अनुभव थी। मेरे अभ्यास बंद कर देने के करीब 6 महीने बाद एक रात जब मैं जाग या कुछ सो रहा था तभी मैंने लिंकन को अपने बिस्तर के बगल में खड़े हुए देखा। उन्होंने कहा, जल्दी ही दुनिया को आपकी सेवाओं की ज़रूरत पड़ेगी। यह अराजकता की अवधि से गुजरने जा रही है जिसमें पुरुष और महिलाएं अपना भरोसा खो देंगे और दहशतजदा घायल बन जाएंगे। अपने काम को आगे बढ़ाओ और अपने दर्शन को पूरा करो। यही आपके जीवन का मिशन है। अगर आप किसी भी कारण से इसकी उपेक्षा करते हैं तो आप प्राथमिक अवस्था में दुर्बल हो जाएंगे और वापस उस चक्र को पूरा करने के लिए मजबूर हो जाएंगे जिसके माध्यम से आप हजारों साल के दौरान गुजर चुके हैं। अगली सुबह मैं यह बताने में असमर्थ था कि मैंने जो यह सपना देखा था कि यह वास्तव में सपना ही था या मैं जाग रहा था। यह जो भी था मैंने इसके बाद इसे कभी नहीं अनुभव किया, लेकिन मुझे पता है कि सपना, यदि यह एक सपना था, अगले दिन मेरे मस्तिष्क में यह इतना स्पष्ट था कि मैंने अगली रात अपनी बैठकें फिर से शुरू कर दी। हमारी अगली बैठक में मेरे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य एक साथ कमरे में मौजूद हुए और परिषद की मेज पर अपने पूर्व नियत स्थानों पर खड़े थे। तभी लिंकन ने एक गिलास उठाया और कहा, सज्जनों, आइए हम अपने दोस्त के लिए एक जाम पिएं जो अपने समूह में वापस आ गया है। उसके बाद मैंने अपने मंत्रिमंडल में नए सदस्यों को जोड़ना शुरू किया जब तक कि यह 50 से अधिक नहीं हो गया। उनमें से मसीह, सेंट पॉल, गैलीलियो, कोपरनिकस, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, होमर, वाल्टेयर, लूनो, स्पिनोजा, ड्रमंड, कांट, कोपेनहावर, न्यूटन, कन्फ्यूशियस, अल्बर्ट हुवार्ड, ब्रान, इंगरसोल, विल्सन और विलियम जेम्स थे। दोस्तों, छठी इंद्री का दूसरा भाग हम यहीं पर पूरा करते हैं। अब तीसरा भाग में यह लेसन भी पूर्ण हो जाएगा। जय हिंद फ्रेंड्स।